हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो बेटा, अगर आप क्लास 10th से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। लेकिन सही जगह तो आए हैं, मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आप रट्टा मार स्टूडेंट है और खाली थ्योरी चाहते हैं तो बेटा अभी मेरे चैनल से एग्जिट कर दो और वीडियो को लीव कर दो। वीडियो लीव करके अगर सब्सक्राइबर भी हो ना तो उसे अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपके काम का ये चैनल है ही नहीं। अगर आप सीखने वाले हो तो आपको इस चैनल पर बहुत ही मजा आने वाला और अच्छे से आप साइंस को सीखने वाले हो हंसते हंसते, ठीक है। और क्लास 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री और 10th के लिए कंप्लीट साइंस आपको सिखाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही पोर्शन। तो आज बेटा क्लास 10th का जो साइंस में अपना पोर्शन चल रहा है केमिस्ट्री वाला, तो साइंस के अंदर केमिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। उसमें चैप्टर चल रहा है 1 और उसका चैप्टर नेम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका आज वीडियो नंबर 7 है। इसके 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को सिखाया गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप एक एक करके सभी वीडियोस को देखो और सुंदर से नोट्स बनाओ। और देखो, परीक्षा में कुछ भी इन नोट्स से बाहर आपका नहीं आने वाला है। मैं कंप्लीट सिखाऊंगा चीजों को। लिखना लिखाना एक अलग चीज होती है। लिखने के लिए 30 सेकंड का शॉर्ट्स भी बनाकर तुम्हें दिया जा सकता है, जैसे कि लोग करते हैं। 30 सेकंड के शॉर्ट्स में एक थ्योरी बताई जा सकती है जिसको आप याद कर सकते हो, लेकिन समझना है तो समय देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में पता क्या है, आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। वैसे इस चैप्टर के भी 2 वीडियोस और आएंगे, जिसमें एक में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और एक में हम इसके छुटपुट सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स के वीडियोस थे, तो आज ये उसका लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 7, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगले 2 वीडियो इसके उस पर आएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से आता है वो सब सीख लेंगे। एक छुटपुट सवाल का वीडियो करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उससे बाहर कुछ नहीं आना है आपकी बोर्ड की परीक्षा में। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो तो, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, किसी भी हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सारे वीडियो बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं। एक टॉपिक हमें कवर करना है संचारण और दूसरा टॉपिक हमें कवर करना है विकृत गंधिता, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, संचारण। और याद रखना, ये परीक्षा में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस साल भी आया था और ये हर साल पूछा जाता है। तो इसके ऊपर लिख लेना HSDMI, ठीक है। और जो अभी 24 और 25 वाली परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था। अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख लेना, 24-25 पूछा गया था और हर साल आता है भाई। अगर इस साल आप परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है आपके पेपर साइड में भी ये आपको देखने को मिल जाए, तो इस पर ढील नहीं देनी। देखो, संचारण क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं, थ्योरी पर बाद में चलते हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे धातुएं होती हैं, धातुओं से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, पदार्थों से हम अपने यूज की वस्तुएं बना लेते हैं, ठीक है। धातु ही पदार्थ है एक तरीके से कह लो, और उसी पदार्थ से हम क्या करते हैं, अपने जरूरत की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, हमने भाई धातुओं की मदद से हमने बर्तन तैयार कर लिए, ठीक है, बर्तन तैयार कर लिए, लोहे की कढ़ाई तैयार कर ली, ठीक है। इस तरीके से हमने लोहे से कोई दूसरी चीज बना ली अपने काम की, या हमने अपनी छत का, अपने मकान को बनवाया और लोहे के ग्रिल्स बनवाकर लगवा लिए, ठीक है। इसी तरीके से और सारी भी धातुएं, जैसे कि धातुओं से हमने गहने पहन लिए, गहने हमने बनवा लिए, मतलब मैंने नहीं बनवा लिए यार, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो होती हैं हमारी, वो जो होंगी आगे फ्यूचर में, तो वो जो बनवाएंगी, ये हमारी बहनें वगैरह हैं, हमारी माता जी हैं, तो वो जो गहने पहनते हैं वो सब किससे बने, धातुओं से बने। तो ज्यादातर धातुओं का इस्तेमाल पता है सजावटी चीजों को बनाने में किया जाता है। सजावटी चीजें हो गई, जब लाइक हमारे घर में कोई प्रोडक्ट है, इस डिजाइन वगैरह का कुछ भी, तो इस चीजों में किया जाता है, ठीक है। घर का भी डेकोरेशन के काम में आ जाती हैं। तो क्या होता है ना, देखो संचारण क्या है, जब कोई धातु नमी या वायु, इस चीज को हाईलाइट रखना, नमी या वायु, मतलब नमी के संपर्क में आए और वायु के संपर्क में आए, तो क्या होता है ना, आती हैं तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, मतलब खत्म होने लगती हैं। और इस घटना को ही क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संचारण कहते हैं। लेकिन अगर तुमने सुना हो तो सुना होगा, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सुना ही होगा कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होकर क्या पदार्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, पदार्थ खत्म होता ही नहीं है। और वो बात आज भी सत्य है, पदार्थ खत्म नहीं होता है। तो क्या होता है ना, जैसे कि समझो, पहले इस घटना को समझो। जैसे कि मेरे पास मान लो ना
ये एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का क्या है बेटा, टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े में क्या होगा भाई, ये धातु ही तो है, लोहा क्या होता है, लोहा Fe, Fe एक धातु है। अब क्या हुआ, इस लोहे के टुकड़े में सपोज भाई यहां पर आ गई पानी, ये पानी में आ गया भाई, ये इसका हिस्सा इसका पानी में आ गया। अब जब ये पानी में आया और ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद होती है, तो यहां पर बेटा किसकी उपस्थिति होगी, O2 की भी उपस्थिति होगी, और यहां पर कौन मौजूद है, जल मौजूद है। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे यहां पर कोई क्रिया होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे क्रिया होना शुरू हो जाएगी। और देखना क्या होगा, जब क्रिया होना शुरू होगी ना, तो क्रिया होते समय यहां पे एक रिएक्शन घटेगी। अब देखो क्या होगा ना, ये वाली रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी भाई, जैसे ही जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, कौन आया भाई, Fe धातु। तो Fe धातु ऑक्सीजन और वायु जल के संपर्क में आई, तो उसने इस पदार्थ, इस तरीके से ना एक नया पदार्थ बनाया, और इस पदार्थ को ही क्या बोला जाता है, इस पदार्थ को बोलते हैं जंग, या इसका दूसरा नाम होता है मोर्चा, जंग या मोर्चा। इसे मोर्चा क्यों बोला गया भाई, उसके पीछे भी रीजंस है, रीजंस है, आप समझ सकते हो उस रीजन को, अभी मैं समझाऊंगा। तो क्या हुआ ना, देखो जैसे ही जल और वायु के संपर्क में आई, तो Fe2O3 बन गया, और साथ में क्या निकल गया बेटा, सॉरी Fe2O3 डॉट में XH2, यही होता है जंग का फॉर्मूला। मतलब एक नया पदार्थ बन गया, जिस पदार्थ का नाम है जंग। अब इस जंग के थ्रू क्या है ना, देखो क्या कहानी घटेगी यहां पे। अब ये जो जंग बनी, अब लोहे से जंग बनी, तो भैया धीरे धीरे करके यहां से क्या होगा, लोहा नष्ट होने लगेगा, और वो क्या बनने लगेगी, धीरे धीरे करके जंग बनने लगेगी। ऐसे करते करते वो क्रिया बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरे की पूरी धातु जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं धातु का क्या, नष्ट होना। नष्ट होकर वो खत्म नहीं हुई, उसने अपना अस्तित्व खो दिया, मतलब अपना रूप खो दिया, और अपना रूप खोकर वो जंग में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए बोला गया कि धातु का नष्ट होना। नष्ट होने का मतलब है उसने अपना अस्तित्व खो दिया। अब वो लोहा नहीं रहा, वो क्या बन गया, वो जंग बन गया, जिसे मोर्चा के नाम से भी जाना जाता है। और कभी देखना ना क्या होता है ना, घरों पर देखना, घरों पर जब आपके जैसे ग्रिल वगैरह लगे होते हैं छत पर, तो देखना अगर आपने लोहे की नई ग्रिल लगवाई हो, या आपके पास लोहे का कोई भी सामान हो, आप क्या करना ना, उसे पानी में डालना, या उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना। अब वहां पर वायु तो मौजूद होती ही है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालोगे, तो थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे, वो थोड़ा सा ना कैसा हो जाएगा, लाल भूरे रंग का हो जाएगा। कैसा, लाल भूरे रंग का दिखने लगेगा। और अगर तुम उसे छुओगे ना, तो वो उसका हाथ में पाउडर टाइप आने लगेगा, लाल भूरे रंग का, छूते ही सब हाथ पे लग के आ जाएगा। तो जो लाल भूरे रंग का होता है ना, वो ही क्या होती है, वो ही जंग होती है। वहां पर क्रिया होना स्टार्ट हुई। अच्छा, क्रिया कैसे हुई, ये सब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में कहां पर है, 11th में है, क्लास 11th में और डिटेल में है संक्षारण के बारे में। लेकिन क्रिया क्या हुई ना, अभी आप रिएक्शन में इतने पक्के नहीं हो, आप क्लास 10th में रिएक्शनों में इतने पक्के नहीं हो, नहीं तो मैं आपको यहां पर इस रिएक्शन का भी रीजन बताता, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई। देखो क्लास 10th में क्या पूछा जाता है, 10th में हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि भाई जब कोई धातु नमी या वायु के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की घटना कुछ इस तरीके से घटती है, धातु के संपर्क में पानी और ऑक्सीजन आता है, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसी क्रिया होने लगती है, और क्या बन जाता है, पहले ऑक्सीजन और जल दोनों क्रिया करते हैं Fe के साथ। Fe का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु लगते हैं, और जल के X अणु लगते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो बनता है Fe2O3.XH2O, जिसे जंग कहते हैं। मतलब यहां पर एक क्रिया हुई और एक नया पदार्थ बन गया। अब जब नया पदार्थ बना है, तो पुराना पदार्थ तो नष्ट होने लगेगा ना, पुराना वाला पदार्थ ही तो बदल रहा नए पदार्थ में, तो वो ही तो कन्वर्ट हो रहा नए पदार्थ में, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और ऐसा समय आएगा कि पूरा करते करते वो पूरा क्या बन जाएगा, नष्ट, सॉरी, वो पूरी धातु क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं ना, इसके पीछे तो कई सारे रीजंस होते हैं। तो देखना एक बार क्या होगा, जिसे कभी देखना, नोटिस करना, छतों पर जब ग्रिल वगैरह लगी होती है, एग्जांपल देखना, तो आप क्या देखना, जब बारिश वगैरह हुई हो और आपकी उस ग्रिल पर पेंट ना हो, तो देखना उसके किसी ना कोनों पर देखना, मोस्टली जंग जो आती है वो जल्दी बीच में नहीं आती, ज्यादातर कोनों पर से आती है।
आने को बीच में भी आ सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन देखना जब जंग आएगी ना, तो जंग जैसे सपोज इस वाले हिस्से पर जंग आ रही है, तो इसके जो दूसरी वाला सिरा है, इसके विपरीत जो सिरा है, लाइक इसके विपरीत सिरा ये है ना, तो यहां पर आपको पानी की बूंदें इकट्ठा हुई हुई दिखेंगी, इकट्ठा हुई हुई दिखेंगी, और वो नीचे गिरेंगी नहीं, वो उस पर रुकी रहेंगी। जबकि पानी की बूंद तो अगर ऊपर होती है तो वापस नीचे गिर जाती है, नहीं गिरती है। लेकिन क्या होगा इस केस में, जो ये पानी की बूंदें हैं वो यहां पर इस लोहे की परत पर, लोहे की जो सतह होगी उस सतह पर यूं करके चिपकी रहेंगी जंग के विपरीत दिशा में। क्यों? ये इसलिए चिपकी हैं क्योंकि यहां पर और क्रिया चल रही है, वहां पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, जल भी मौजूद है, और क्रिया चल रही है। और जब क्रिया में जल के अणु भाग ले रहे हैं तो वो नीचे की ओर गिरेंगे नहीं, वो वहां पर रुके रहते हैं। नोटिस करके देखना, ये चीज आजमा कर देख लेना। आप इसको क्या कर सकते हैं, भाई जंग लग रही है तो पहले तो आप ये समझो कि संचालन के कुछ उदाहरण, संचालन के कुछ उदाहरण निम्न, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लोहे पर जंग का लगना या मोर्चा लगना, अभी बताया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, कॉपर तांबे पर हरी परत का चढ़ना और चांदी पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, और चांदी पर किसका, काली परत का चढ़ना। देखो कॉपर होता है, कॉपर, तांबे के बर्तन देखें आप, अगर आपके घर में कोई तांबे का बर्तन रखा हो तो देखना, तांबे का बर्तन जब बार बार पानी में इस्तेमाल, पानी में मतलब उसको छोड़ दो आप, तो नमी आ जाएगी और वहां पर क्या होगी, वायु की उपस्थिति भी होगी। तो क्या होगा, तांबे के बर्तनों पर उस पर ना परत चढ़ने लगेगी, और वो परत होगी हरे कलर की, वो हरे पड़ने लगेंगे। तो वो जो हरी परत होगी ना, जैसे लोहे पर लगी जंग, उसका रंग होता है लाल भूरा, इसी तरीके से कॉपर के जो तांबे के बर्तन होते हैं उस पर परत कैसी चढ़ने लगेगी, हरी परत चढ़ने लगेगी। ठीक है, तो वो भी धातु क्या हो रहा, संचालन हो रहा, और संचालन के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है वो कैसे कलर का है, हरे कलर का है। इस तरीके से चांदी के जो बर्तन होते हैं, चांदी जैसे चांदी के वो बनते हैं, जेवर वगैरह बनते हैं, तो देखो थोड़े टाइम बाद वो काले पड़ जाते हैं। तो वो काले क्यों पड़ते हैं, काले क्यों पड़ते हैं, चांदी काली इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है, चांदी का वायु और नमी के संपर्क में आने पर, जैसे वो भीग गई, अब वो वायु के संपर्क में भी है, धो दिया हमने उसे साफ करने के लिए, तो जब वो पानी और नमी के संपर्क में आएगी तो उस पर धीरे धीरे करके काली परत चढ़ने लगेगी। अब वो काली परत क्या है, वो क्रिया करके कोई नया पदार्थ बन रहा। ठीक है, तो ये आपको संचारी घटना है। अच्छा, एग्जाम में पूछ लिया था संचारण से बचने के उपाय बताओ, संचारण से बचने के उपाय बताओ। अब संचारण देखो क्या है, देखो बचने के उपाय तो मैंने यहां पर ये लिख रखे हैं, जैसे कि एक है नमी से दूर रखें, दूसरा है धातु पर पेंट या पॉलिश कर दो, तीसरा है किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो। ये तीसरा वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको छुटपुट सवाल में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए देखो क्या है, जैसे कि मेरे पास ये लोहे की छड़ थी नहीं थी, समझो जैसे मेरे पास ये लोहे की छड़ थी, अब यहां पर ना जंग लगना स्टार्ट हुई। अब मैं इसका बचाव कैसे कर सकता हूं, इसका बचाव कैसे कर सकता हूं, मैं इसका बचाव कर सकता हूं कि मैं इतना हिस्सा लूं, जंग वाला हिस्सा काट दूं। जंग क्या करती है, जंग का नाम मोर्चा क्यों रखा गया, जंग का नाम मोर्चा क्यों रखा गया, ये समझो, पहले ये समझो जंग का नाम मोर्चा क्यों रखा गया। मोर्चे का मतलब क्या होता है, मोर्चा संभाले रखना, मतलब डटे रहना। मोर्चा संभाले रखना मतलब डटे रहना, हटना मत वहां से। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, जैसे जंग वगैरह पर गए, राजा महाराजा जंग वगैरह पर जाते थे तो वो क्या कहते थे, अपने सैनिकों से कहते थे कि मोर्चा संभाले रखना है, पीछे मत हटना। तो वो खड़े रहते थे और सामने वाले को रोकते थे और उसे धीरे धीरे क्या करते थे, नष्ट करते थे। तो जंग क्या करती है, जंग लगती थोड़े से सिरे पे है, बहुत बड़ा बहुत लंबा लोहे का टुकड़ा है, हल्के से कोने से लगी, लेकिन वो कोने क्या करेगा, धीरे धीरे करके वो मोर्चा संभाले रहेगी। अब वो मोर्चा संभाले रहेगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। समय के साथ साथ वो पूरे ही पाइप को धीरे धीरे करके, अगर लोहे का टुकड़ा है या पाइप है, वो पूरे को ही धीरे धीरे करके क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, लेकिन खुद हार ना मानेगी, मोर्चा संभाले रहेगी, इसीलिए इसे मोर्चा बोला गया। क्या होता है, अब हमने इसको काट दिया, अब जब इसको काट के अलग कर दिया, अब ये मोर्चा संभालेगी किस पे, अब तो खाली ये इसी को संभाल सकती है, इसी को जंग में कन्वर्ट कर सकती है, इतना हिस्सा जंग में कन्वर्ट नहीं होगा अगर हमने इसे काट के अलग कर दिया है तो। दूसरा क्या है, नमी से दूर रखो। नमी से दूर कैसे रख सकते हो भाई, अगर इस तक देखो शर्त क्या है, नमी या वायु के संपर्क में हाथ आने पर ही संचालन की क्रिया होती है। तो अगर हम इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर पानी पहुंचे ही ना, तो ये क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि बिना पानी तो रिएक्शन होना ही नहीं और जंग बनेगा ही नहीं, तो संचालन होगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा क्या है, धातु पर पेंट या पॉलिश लगा दो। क्या करा, जैसे ये लोहे की छड़ थी, अब बिल्कुल ये हिस्सा जो मैंने काट के अलग करा था ये वाला, अब ये देखो बिल्कुल साबुत है, नहीं बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर कोई जंग नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने पेंट लिया और इस तरीके से चढ़ा दिया यूं करके।
अब जब मैंने इस पर पेंट चढ़ाया, अब समझो क्या हुआ, पेंट चढ़ाने के बाद में क्या हुआ, जब मैंने इस पर पेंट चढ़ा दिया, ये क्या है बेटा, ये आपका है पेंट, सपोज मान लो ये पेंट की परत है, पेंट या पॉलिश मान लो पूरे पर चढ़ा दिया चारों तरफ से, तो ये क्या करेगा, अब जब इसके ऊपर पानी आएगा, सपोज ये पानी आया इसके ऊपर और यहां पर आई ऑक्सीजन, तो क्या ये Fe तक पहुंचेगी, जो अंदर Fe है, पहुंचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पेंट की सतह पर रहेगी अब, और पेंट का संचालन होगा नहीं, तो ये पेंट की सतह पर रहेगी, अंदर धातु तक नहीं पहुंचेगी। तो इससे क्या होता है, जब पेंट कर देते हैं ना तो धातु अंदर की खराब नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब घरों वगैरह में ग्रिल वगैरह लगाई जाती है या लोहे की कोई वस्तु खरीदते हैं या गेट्स वगैरह घरों पर लगवाए जाते हैं लोहे के, तो सबसे पहला काम क्या करा जाता है, वहां पर पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है या उस पर पॉलिश की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो चीजें धातु को सुरक्षा करती हैं और धातु अंदर से नष्ट नहीं होती है। तीसरा काम क्या है, किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो। देखो मतलब क्या है, जैसे Fe है, Fe क्रिया कर रहा तेजी से, तो कोई ऐसी धातु ले लो जो बहुत कम क्रियाशील हो, जैसे कि हमने Fe से कम क्रियाशील धातु ले ली, हमने ले लिया Zn ले लिया, क्या ले लिया हमने Zn ले लिया। अब Zn धातु जो है ना, एक क्वेश्चन होता है गैल्वेनीकरण, एक टॉपिक होता है गैल्वेनीकरण। क्या होता है बेटा, गैल्वेनीकरण, स्पेस नहीं तो लिख नहीं सकता, ऐसे सुन लो, गैल्वेनीकरण। देखो गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है ना, गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं, जैसे कि जो आपने देखा होगा भूमिगत पाइप बिछाए जाते हैं, भाई वाटर लाइन या गटर की लाइन बिछाई जाती है जमीन के नीचे, तो वो जमीन के नीचे दबी होती है, जमीन के नीचे भी तो पानी मौजूद होता है और ऑक्सीजन तो सब जगह होती है, तो वहां पे भी तो धीरे धीरे करके पाइप नष्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब भूमि के नीचे पाइपों को बिछाया जाता है ना, तो उन पाइपों के ऊपर क्या करते हैं, एक कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान लो भूमि के नीचे उन्होंने लोहे के पाइप बिछाए, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये लोहे का पाइप है, अब ये लोहे का पाइप है, अब मैं इसे अगर इस पाइप को ऐसे ही जमीन के नीचे डाल दूं तो ये नमी के संपर्क में आएगा और जंग बन के कहीं ना कहीं इसमें होल हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पाइप टूट जाएगा, सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर ना दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं जिंक धातु की परत, Zn या टिन भी ले लेते हैं, Zn या टिन, Sn जिसको बोलते हैं, जिंक या Sn धातु की परत चढ़ा देते हैं। अब ये परत क्या करेगी, ये कम क्रियाशील है, अब इसका संचालन होगा ही नहीं, बहुत धीरे धीरे, कम क्रियाशील है तो बहुत ही लंबे समय में हो सकता है कभी को हो, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील है, जल्दी क्रिया करेगी नहीं, ना ही पानी से क्रिया करेगी ना ही ऑक्सीजन से, तो ये जल्दी जब क्रिया करेगी नहीं तो इसका संचालन होगा नहीं, तो ये लंबे टाइम तक बहुत ही टिके रहेंगे। तो भूमिगत पाइपों के जो होते हैं ना, भूमिगत पाइपों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधि का इस्तेमाल करा जाता है, उन पर Zn धातु की परत चढ़ा देते हैं और Zn धातु की परत चढ़ाने को ही क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, वो आपके 10th में तो नहीं, 11th में ज्यादा पूछा जाता है, 11th में, कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो यहां पर नोट करके इसके नीचे लिख लेना, गैल्वेनीकरण की एक हेडिंग बनाना, उसके नीचे लिख लेना भूमिगत पाइपों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या कोई से भी पाइप हो जिनको लंबे समय तक रखना हो, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये आपका गैल्वेनीकरण हो गया। और देखो धातु संचालन से बचने के उपाय आप 3 याद रख लेना, बाकी तो मैंने कई बता दिया, धातु टुकड़ा काट के अलग कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा संचालन क्या होता है। आगे बेटा संचालन समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में आया है बेटा तो मैं साइड में रहता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। तो वो दोनों ही टॉपिक है, संचालन आपका क्लास 10th में ही 2 चैप्टरों में अलग अलग दिया गया है, मैं सिर्फ यहीं पर ही पढ़ाऊंगा संचालन, जितना मैंने यहां पर लिखवाया है आप एग्जाम में इतना लिख देना, आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और जैसे कि चांदी पर जो काली परत चढ़ती है, जैसे यहां पर मैंने ये बताया कि भूमिगत पाइपों की सुरक्षा, तो गैल्वेनीकरण पता है जेवरों का भी किया जाता है, जैसे कि कोई किसी सस्ते धातु, जैसे वो देखोगे आपने आर्टिफिशियल गहने होते हैं, वो सोने के नहीं होते, सस्ते गहने जो आते हैं आजकल चलते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो वो क्या होते हैं ना, वो दूसरी धातुओं से मिलाकर बनाए जाते हैं जो सस्ती धातु होती हैं। अब भाई सोना बहुत कीमती है, सोने का रेट आप सभी को पता हो कितना हाई चल रहा है, तो सोने का तो हर बंदा जेवर बनवा नहीं सकता। अब जिसके पास पैसों की कमी है वो क्या करता है, उसने मार्केट में ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई हर बंदा उसे खरीद सके, तो वो क्या करते हैं सस्ती धातु के गहने बनाते हैं, डिजाइन वगैरह सब सेम होगा, फिर क्या करते हैं, अब यार वो सस्ती धातु है तो उसमें चमक भी नहीं होगी, वो उतनी आकर्षक लगेगी भी नहीं, तो क्या करते हैं उसे
कीमती बनाने के लिए या उसे आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, सस्ती धातु पर एक चमकदार धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी। अब सस्ती धातु से बनाया और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी। अब सोना तो भाई कीमती है, अब जब सोने की परत ऊपर चढ़ी है तो वो चीज हमें सोने की तरह ही तो दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो इसीलिए उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि उस पर सोने की परत चढ़ी होती है, लेकिन सोने की तुलना में फिर भी कई गुना समझ लो, बहुत ज्यादा गुना भाई कम रहती है। जैसे सोने का भाव इतना है तो आर्टिफिशियल वाले का जिस पे सोने पर चढ़ी हो इतने में मिल जाएगी। इतने और इतने में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं आज के समय में। चलो विकृत गंधिता की ओर चलते हैं बेटा, बहुत हो गया। देखो बेटा अपना अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। देखो विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और अच्छे समझ लीजिए डेली लाइफ में भी बहुत काम में आता है। देखो विकृत गंधिता क्या होता है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम घर पर खाना बनाते हैं तो उसमें तेल और वसा का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, या कोई स्नैक वगैरह ले लो, बिस्किट्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें सब में तेल और वसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर, इसको देखो, ऑक्सीकरण क्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब वायु की उपस्थिति में आने पर किसी खाद्य पदार्थ का खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात को भाई। खराब, जैसे खराब है, खराब होने का मतलब क्या होता है भाई? अगर तुमसे कोई कह दे कि खराब होने का मतलब क्या है, देखो खराब होने में ना दो बातें याद रखना। या तो क्या होगा, उसकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन हो जाएगा, यह क्या होगा, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। ये दो बातें याद रख लो यार, खराब होने का मतलब यही होता है। या तो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाए, जो उसमें से स्मेल निकल रही थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, अब जब उसका ऑक्सीकरण हो गया तो क्रिया कुछ और हो गई और वहां पर कुछ और बन गया, तो उसकी स्मेल कैसी हो गई, बहुत ही बेकार हो गई। या फिर स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। स्वाद में परिवर्तन कैसे भाई? पहले टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा था, फिर जब हमने बाद में चक्कर देखा वो कड़वा हो गया, अजीब सा हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा कि टेस्ट है कैसा। भाई सपोज मान लो हमने शाही पनीर बनाया, तो शाही पनीर जब हमने बनाया तो टेस्टी होता है नहीं होता है? अगर नहीं खाया है, अगर आप वो चिकन वगैरह खाते हो तो सब मान लो चिकन की बिरयानी बना ली, तो चिकन की बिरयानी जो हमने बनाई तो वो कितनी टेस्टी लगती है, और क्या खाते समय ही उसका स्वाद पता चलता है? जब वो बन रही होती तो क्या उसमें से स्मेल निकल कर नहीं आती है? जब हम बिरयानी बनाते हैं तो कितनी प्यारी स्मेल निकल कर आती है, जो हमें हमारे नाक में जैसे ही जाती है तो हमें फील होता है आहा बिरयानी बड़ी अच्छी बनी है, मजा आ जाएगा आज खाकर। बिरयानी का जवाब नहीं है, सूंघकर हम बता देते हैं कि ये चीज अच्छी बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि उसकी गंध से ही हमें क्या पता चलता है कि वो कैसी है। फिर क्या होता है, अगर वो खराब हो जाएगी तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगेगी। अब जब उसे सूंघेंगे, कैसी स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही, भैया खराब हो गई है, मैं नहीं खा सकता इसे, खराब हो गई है। तो खराब होने का एक रीजन गंध में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन। अब भाई हमने उस बिरयानी को खाया, खूब मजे ले लेके खाया, लपेट लपेट कर खाया, खूब मजा आया, पूरा पेट अपना भर गया, यूं करके ली अंगड़ाई और लेट गए। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, रात में उसको रखना फ्रिज में भूल गए और बाहर किचन में रखी छोड़, सुबह में उठे और उसको खाने चले। भैया जैसे ही उसको मुंह में रखा, अरे कैसा स्वाद था, बड़ा गंदा सा स्वाद आया, क्योंकि उसके स्वाद में क्या हो गया, परिवर्तन। और स्वाद में परिवर्तन और गंध में परिवर्तन हुआ क्यों? क्योंकि वहां पर हो गई कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया। अब वो रखे हुए थे जहां पर भी, वहां पर वायु तो मौजूद होगी, वायु ने उनसे धीरे धीरे करके क्या करा, क्रिया करना स्टार्ट कर ली। तो देखो बेटा, ये होता है आपका विकृत गंधिता। वायु तथा वायु के संपर्क में आने पर जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो खराब हो जाती हैं, उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन होना ही खराब होना कहलाता है, और जो उनका खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। पूछा जाता है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बताओ। देखो पहला पदार्थ क्या है, पहला उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। देखो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, एज अ उत्प्रेरक काम करता है,
एज अ उत्प्रेरक काम करता है। अगर सूर्य के प्रकाश में कोई खाने पीने की वस्तु रखी है तो वो समय से पहले ही क्या होगी, खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी, वो एज अ उत्प्रेरक काम करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और दूसरा काम क्या होगा, वो जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखी होगी ना तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इतनी चीज आपको भी पता होगी, जब किसी रिएक्शन को हमें करवाना है तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिया जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे जानता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रिया क्या करती है, जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश से क्या करें, दूर रखें, मतलब ऐसे स्थान पर रखें जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो। दूसरा तरीका क्या है, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक का मतलब है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखें, फ्रिज में रखें। अब फ्रिज में रखने से क्या होगा, अगर हमने खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखा, अब हमने उसे ठंडे वातावरण में रख दिया। अब ठंडे वातावरण में अभिक्रिया का वेग कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। क्यों स्लो रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया को होने के लिए चाहिए है टेम्परेचर, और जब हमने उसे फ्रिज में रखा है तो फ्रिज में रखने पर वहां पर टेम्परेचर क्या होती है, कमी होती है, तभी तो अंदर ठंडक होती है। तो वहां पर क्या होता है, फ्रिज का इस्तेमाल क्या होता है, वो खाने पीने की चीजों को सड़ने से रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि भैया वहां पर टेम्परेचर कम होता है। तो इसलिए जब आप किसी भी खाने पीने के पदार्थ को फ्रिज में रख देंगे तो वो लंबे समय तक आपका खराब नहीं होगा, उसके स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखें। वायुरोधी पात्र का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुकीज वगैरह होते हैं, बिस्कुट होते हैं, या आप कोई सा भी खाने का पदार्थ लेना, मैं बिस्कुट पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। भाई बिस्कुट आप घर में लेकर आओ, आप क्या करो, जार लेना, जार आते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा जार आते हैं इस तरीके से, और उनपे ना बहुत टाइट करके ढक्कन लगता है, यूं करके एयर टाइट जार बोलते हैं जिनको। इनके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी एयर नहीं जा सकती। तो क्या करते हैं, जब एयर अंदर नहीं जा सकती तो इसके अंदर हमने रख दिए क्या, बिस्किट्स। ये रखे हैं बिस्किट्स, है बेटा, बिस्किट है। तो क्या होगा, जब एयर अंदर नहीं आएगी, ये बिस्किट बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वायुरोधी हैं, इसके अंदर हवा नहीं आएगी, और हवा नहीं आएगी तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी नहीं, क्योंकि हवा में ही तो मौजूद होगी ऑक्सीजन, और जब हवा ही अंदर नहीं आएगी तो ऑक्सीकरण क्रिया हो ही नहीं सकती, और जब ऑक्सीकरण क्रिया होगी नहीं तो विकृत गंधिता कभी होगी ही नहीं, पदार्थ हमारा सही रहेगा लंबे समय तक। और यही अगर पदार्थ में क्या हुआ, हमारे यहां पर एक होल है, चार तो वायुरोधी है लेकिन इसमें एक होल है, तो यहां से बेटा हवा प्रवेश करेगी, और फिर बिस्कुट क्या जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिस्कुट सील गए, सील गए, खराब हो गए, अजीब से हो जाते हैं, उनका कुरकुरापन खत्म हो जाता है, उनका टेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक विकृत गंधिता है। ठीक है, इसीलिए वायुरोधी पात्र में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा घरों पर बिरयानी वगैरह ही बनती है या कुछ भी बनता है तो उसे वायुरोधी पात्र में कर रखा जाता है। या रोटियां बनती हैं तो रोटियां बनाने के लिए भी ऐसे बर्तन आते हैं रोटियों को रखने के लिए जो वायुरोधी होते हैं, जिससे रोटियां भी जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नंबर 4, खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में अक्रिय गैस भरें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के पैकेट में अक्रिय गैस भरें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसकी कहानी क्या है, खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में अक्रिय गैस भरें। जैसे मैं इसको आपको समझाता हूं, आपने देखा होगा स्नैक वगैरह, देखो आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। जैसे कि ये हमने टेढ़े मेढ़े है, अंकल चिप्स है, तरह तरह के स्नैक्स आते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम उनको मार्केट से खरीदते हैं तो वो जिस पैकेट में होते हैं ना, वो बहुत फूला हुआ सा होता है, और उस पैकेट के अंदर ना वो बहुत कम से होते हैं, हिला के देखते हैं, यूं करके हिल ले आए, तो उसके अंदर जो खाली वाला स्थान है वहां पे कौन भरा होता है, वहां पे भरी होती है आपकी कौन सी गैस, बेटा अक्रिय गैस भरी होती है। वैसे अक्रिय गैस जो आपकी होती है वो ये होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये आपकी होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें ये होती हैं आपकी, जब आप आगे अभी 11 12 वगैरह पढ़ोगे तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यार अभी के लिए याद रखना, ये होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों का मतलब क्या है, मतलब ये किसी और से क्रिया नहीं करती हैं। अब जब ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं तो इन्हें अगर ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर क्रिया चल रही हो तो ये उनकी क्रिया को क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो ये उनकी क्रिया को समाप्त कर देती हैं। तो इनके ना कई सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ना एक स्नैक का पैकेट है, मान लो अब इस पैकेट में हमारे पास कोई स्नैक भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पैकेट में भरी हुई है कौन सी गैस, अक्रिय गैस भरी है। अब ये क्या करेगी, ये क्रिया नहीं होने देगी, किसी क्रिया नहीं होने देगी,
जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देगी, और जब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होगी तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पदार्थ वो खराब नहीं होगा। इसीलिए कभी भी अगर आप बाहर से कोई भी खाने का पैकेट लेते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान देना कि उस पैकेट से एयर भरी होनी चाहिए, वो पहले से ही रिलीज ना हो गई हो। कई बार क्या होता है, दुकानदार वगैरह जो होते हैं वो खुद इस साइंस के बारे में नहीं जानते, जब उसमें से हवा निकल जाती है ना, वो वहां पर टेप लगा देते हैं और उसको वापस टांग देते हैं। आप लेने जाते हो, आपको वही पैकेट उठाकर पकड़ा देते हैं, जिससे उनका लॉस नहीं होता। बोल देंगे वो अभी बस फटाए थोड़ा सा, मैंने टेप लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत बहुत है, अगर उसके अंदर से अक्रिय गैस बाहर निकल गई तो जहां से गैस निकलती है वहां दूसरी गैस घुसती भी है, तो हमारे आसपास वायुमंडल में ऑक्सीजन भी मौजूद है। जैसे ही अक्रिय गैस बाहर निकली तो यहां से ऑक्सीजन क्या करेगी, अंदर घुस जाएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर घुसेगी बेटा तो वहां पर क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगी और उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगेगी, और जब ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगेगी तो पदार्थ धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा, या हो सकता है वो खराब हो चुका हो। सबसे पहली पहचान क्या होती है, वो सील जाता है, उसका कुरकुरापन खत्म हो जाता है, ये ऑक्सीकरण की निशानी है एक। ठीक है, तो ये आ गए, ये हो गए आपके विकृत गंधता के पॉइंट्स। और बाकी ना जैसे ये होता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, नहीं तो फिर माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो अक्रिय गैस क्या होता है, जैसे वायुमंडल में क्या होता है ना, वायुमंडल में 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, पाई जाती है नहीं पाई जाती है। इसके बाद 21% माना जाता है किसको, ऑक्सीजन को, और फिर इसके बाद में हमारी होती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब देखो 78 और 21 कितने हो गए, 78 और 21 आपका हो गया लगभग 99, हो गया नहीं हो गया 99। अब बचा कितना, 1%। तो 1% जो बचता है ना, उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कुछ अदर गैसेस भी होती हैं जो वहां पर मौजूद हो, और बाकी जो बची हुई गैसें होती है ना, वो ऐसा माना जाता है 0.01%, इतनी जो होती है ना वो आपकी होती है अक्रिय गैसें। अब अक्रिय गैसों की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है, अब उसमें ये सारी होंगी तो सबसे ज्यादा मात्रा में हीलियम पाई जाती है और इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो क्या होता है ना बेटा, अक्रिय गैस प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब अगर इनका इस्तेमाल करा जाए तो इन्हें ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वायुमंडल में तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगी और इन्हें पैकेट्स में भरा जाएगा तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, अक्रिय गैसों की जगह पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई गई, नाइट्रोजन, और ये भी बहुत जल्दी ही क्रिया नहीं करती है, ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है, ये अक्रिय गैस की तरह ही व्यवहार करती है, ये चीजों को क्रिया करने से रोकती है और खुद भी जल्दी क्रिया किसी से नहीं करती है। इसी कारण वायुमंडल में ना सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, इसी वजह से दूसरी गैसों की आपस में जल्दी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है तो उन गैसों के बीच के संपर्क में हमेशा नाइट्रोजन मौजूद रहती है जो उनकी क्रिया नहीं होने देती है। इसी कारण क्या करते हैं, जो आजकल स्नैक वगैरह के पैकेट्स बनते हैं ना, उन पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर चाहे आप कुरकुरे ले लो, अंकल चिप्स ले लो, या कोई भी पदार्थ अगर आप बाहर का खरीदेंगे मार्केट का जिसे पैकेट में पैक किया गया हो, तो उस पैकेट के अंदर जो एयर भरी होती है, चाहे वो बिस्किट हो, केक हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर जो एयर भरी होती है ना, वो एयर होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, लंबे समय तक खुली हुई रखी हुई चीज ना खाएं। घर पर अगर खाना बनाया है, खाने के बाद उस खाने को उठाकर फ्रिज में रख दें और हैंड टू हैंड उसको फ्रिज से निकाल कर भी ना खाएं, पहले उसे गर्म करें अच्छे से फिर उसको खाएं। ठीक है, और अगर आप उसे बाहर ही रखा छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, ठंड के दिनों में खाना अगर आप बाहर रखा छोड़ देंगे वो जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है तो क्रिया ऑक्सीकरण की जल्दी नहीं होती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना, गर्मियों के दिनों में खाना बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। दोपहर में बनी चीज शाम तक खराब हो गई, ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब जिस बर्तन में रखा हुआ है कहीं ना कहीं से हवा घुस रही है, और जब हवा घुस रही है तो बेटा वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया धीरे धीरे हो रही है, और जब वो हो रही है तो पदार्थ की स्मेल और उसकी गंध में और स्वाद में क्या आ जाएगा बेटा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये आपका हो गया विकृत गंधता। इसके नीचे नोट करके, ये चैप्टर यहां पर आपका खत्म हो गया, इसके नीचे एक नोट करके एक बात और लिख लेना, बस नोट करके इतना लिख लेना, मार्केट्स में जितने भी खाद्य पदार्थों को पैकेट्स में बेचा जाता है उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि अक्रिय गैस की तरह काम करती है। अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, बस इतना लिख लो। सभी पैकेट्स में, सभी खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अब वो खाद्य पैकेट्स कौन से, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, अंकल चिप्स हो, या फिर आपका टेढ़े मेढ़े, या और भी तरह तरह के स्नैक्स आते हैं, चीज बॉल हो गया, ये जो से भी आप खाते हो वो हो गए, वो सभी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो मार्केट से विशेष ध्यान रखेंगे, आज के बाद कभी भी आपको पहले से
पैकेट्स जो फट चुका हो, जिससे एयर निकल चुकी हो, उसे नहीं खरीदना है। हमेशा ऐसा पैकेट्स खरीदें जो कि पूरा क्या हो, एयर से भरा हुआ हो अच्छे से। और घर पर भी ऐसी चीजों का सेवन करें जो एयर टाइट बॉक्स में रखी हो। खाने पीने की चीजों को ज्यादातर फ्रिज में रखें, एयर टाइट बॉक्स में रखें, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा ये आपका विक्रम गणित कंप्लीट हो चुका है, संचार भी कंप्लीट हो गया, विक्रम गणित हो गया। और ये चैप्टर जो है ना आपका, ये आज चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए। बस 2 वीडियो अगले और आएंगे। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, उसमें वो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो इस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। 15 या 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है और आपका बोर्ड परीक्षा में वहां से सारे क्वेश्चन आपके आ जाने हैं। और छुटपुट सवाल का एक वीडियो बनाएंगे, जो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और साथियों के साथ शेयर, उन साथियों के साथ शेयर जो किसी कारणवश कोचिंगों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप समय पर वीडियो के अपडेट पा सको और क्लास 10, 11, 12 सभी की अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।